हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए एक संस्मरण लेख पढ़ते हैं जिसमें एक पक्षी की बहुत ही मनस्पर्शी कथा है जिसका नाम है नीलकंठ। अध्याय का नाम भी यही रखा गया है जिसका नाम है नीलकंठ। अर्थात अध्याय का नाम है हमारा नीलकंठ, जिसमें एक मोर के विषय में बताया गया है और उस मोर का नाम होता है नीलकंठ। उसी पर यह कहानी आधारित है। तो बच्चों, प्रस्तुत संस्मरण में लेखिका ने एक मोर नीलकंठ की जीवन गाथा, उसके स्वभाव, चेष्टाएं, उसकी मनोहारी नृत्य छवियां आदि का बड़ा ही सूक्ष्म एवं हृदयग्राही चित्रण किया है। तो क्या चित्रण है वो इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। तो उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के बारे में पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार 2 मोर के बच्चों को पकड़ लाया है। एक मोर है और एक मोरनी। आप पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कमबख्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थक कर जहां रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में ही उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण हाँ, तो उनकी बात के पीछे पीछे मैं देखने लगी। अर्थात मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। जैसे तीतर दुबले पतले से होते हैं वैसे 2 बच्चे बैठे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण था, संकीर्ण यानी कि छोटा, बहुत ही छोटा था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में जड़े किसी चित्र जैसे लग रहे थे। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली आ रही थी। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ीमार ने मुझसे इस मोर के जोड़ के बदले 30 रुपए लिए हैं। 12 कहा, भाई जरा सोच लो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी नहीं है। अर्थात मैंने कहा कि जरा सोच समझ कर दाम बताइए, अभी तो ये मोर भी नहीं है। तो इतनी बड़ी कीमत मांगने चला। पर वह मुंजी क्यों सुनने वाला था, लेकिन वो चिड़ीमार क्यों सुनने वाला था? आखिर आपका ख्याल करके अश्ता पछता कर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझे। अस्तु 30 चिड़ीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वो छोटा पिंजरा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। अर्थात लगा कि तब उनमें जान आ गई। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तीतर हैं, मोर कहकर ठग लिया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई। दुर्बलता यानी कि मेरी कमजोरी बन गई थी। अर्थात जब भी कोई ये बोलता था कि तुम ठग ली गई हो तो मुझे इस बात से चिढ़ हो जाती थी लेखिका को। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं? हैं तो पक्षी ही। चिढ़ा दिए जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखवाकर उसका दरवाजा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुक्का छिपी से थककर उन्होंने मेरे रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। अर्थात मेरी रद्दी वाली टोकरी में जाकर बैठ गए। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तावास करते। गुप्तावास यानी कि गुपचुप करके छुप जाते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगते, यानी कि अचानक से प्रकट हो जाते थे। वो खिड़कियों में तो जाली लगी थी पर दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा, जो मेरी बिल्ली है, इन नवागंतुकों यानी कि नए नए मेहमानों, नवागंतुकों का अर्थ होता है नए मेहमानों, का पता लगा सकती थी और तब उसके शोध का क्या परिणाम होगा यह अनुमान करना कठिन नहीं था। अर्थात बिल्ली कभी भी उनको खा सकती थी, इसलिए दरवाज़ा हमेशा लेखिका बंद करती थी। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती,
परंतु यहाँ तो सर्वदा अपरिचित पक्षियों की अनाधिकार चेष्टा का प्रश्न था। उसके लिए दरवाजा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में ऐरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मांजरी के लिए असह्य कही जाएगी। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़ियाखाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। दोनों नवागंतुकों यानी कि नए मेहमानों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगाया है। कौतूहल यानी कि जिज्ञासा, और नववधु का अर्थ होता है बच्चों नई नई वधु। तो उन दोनों पक्षियों का ऐसा स्वागत हुआ जैसे नववधु का होता है। तो नववधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है जैसा होना। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू की रागनी अलापने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे, अर्थात उनको जांच पड़ताल करने लगे उनको कि आखिर ये कौन दो जीव हैं जो हमारे इस घर में आ गए। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। भूचाल यानी भूकंप आ गया, अर्थात सारे जीव जंतु बहुत ही उत्साहित हो गए उन दोनों को देखकर। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंग में था जैसे इल्ली से तितली का बनना। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंगिम और पैनी हो गई। गोल आंखों में इंद्रनील की नीलाभ द्युत झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में छुप छाई तरंगे उठने गिरने लगी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी में सफेद आलिंगन स्पष्ट होने लगे। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुष रंग उद्वित हो उठे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारी तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्रलेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारणी होने का प्रमाण देने लगी। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। संरक्षक यानी कि रक्षा करने वाला उसने स्वयं को नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह खरगोश कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता है और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उसके कान पकड़ ऊपर उठा लेता था और तब तक वह आर्त क्रदन यानी चिल्लाते रहते। आर्त क्रदन ना करने लगते, उन्हें अधर में लटकाए रखता। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेद संस्कार हो जाता था। कर्णवेद यानी कि कानों में छेद हो जाया करता था। किसके? खरगोश के बच्चों के। पर वे भी कभी उसे क्रोधित होने का अवसर ना देते। दंड विधान के समान उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्राय वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ में सघन पंखों में छुआ छूल सा खेल खेलने लगते थे। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली घर के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उससे ची ची का स्वर इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उसे मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोट मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सांप को फन के पास पंजों में दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, परंतु निश्चेष सा वहीं पड़ा रहा, अर्थात वो बेहोश सा हो गया था। कौन? खरगोश का बच्चा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी।
परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रकाशित कर दी। अर्थात उसने सबको बता दिया कि कुछ न कुछ यहाँ पर गड़बड़ हो गई है। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका था तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के रूप में मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। मयूर का प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं, अर्थात हिंसा प्रिय पक्षी नहीं होता मोर। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीयकरण भी हो गया था। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था तब उस नृत्य में एक सहजता, लय, ताल रहता था। आगे पीछे, दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य संपट ठहर जाता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नृत्य में नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल जाती थी और बाएं पंख को स्पर्श करती दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य भंगिमा नृत्य का कर्म बन गई। प्राय मेरे साथ कोई न कोई देशी विदेशी अतिथि भी आ पहुंचता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मयाभूत हो उठता था, अर्थात आश्चर्य में भर जाता था। विस्मयाभूत का अर्थ है आश्चर्य में भर जाना। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। किसकी उपाधि दी थी? परफेक्ट जेंटलमैन, यानी जेंटलमैन जो परफेक्ट है। जिस नुकीली पैनी चोट से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चले ऐसी कोमलता से हौले हौले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहरी मंजरों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जालीघर में वह इतना अस्थिर हो उठता था, अस्थिर यानी कि बेचैन हो जाता था। वो कौन? नीलकंठ, कि उसे बाहर छोड़ देना ही पड़ता था। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु वर्षा ही थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे और तब उनकी मंद केका की गूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन में नृत्य का आरंभ होता था। जैसे ही मेघों की गर्जना होती उसका नृत्य आरंभ हो जाता था और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता और उसकी केका का स्वर उतना ही मद्र से मद्रतर होता जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण व्यथा है। करुण यानी कि एक बहुत ही दुखदाई व्यथा है। आखिर उनके जीवन में क्या बदलाव आया, अब ये जानेंगे हम। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजरे की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरलदारी और सफ़ेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मूंछ से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी भी नहीं हो सकती थी। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मार ने बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कहीं चिड़िया पकड़ी जाती है? आप ना आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता। मैं आपसे भी ये अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। सारांश यह है कि 7 रुपये देकर मैं उसे अपनी अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसे ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जालीघर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई।
अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। चोंच से मार मारकर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। इसी बीच राजा ने 2 अंडे दिए, जिनको वह पंखों में छिपाई बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मारकर राधा को धकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब और छितरा दी, यानी कि बिखरा दिए। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहां से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, पर अब उसकी चाल में थकावट और आंखों में शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सबके मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके ना उठने का संदेह हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका। न उसे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों के स्पदक जैसे शरीर पर किसी चोट का निशान मिला। नीलकंठ के ना रहने पर राधा तो निश्चेष यानी कि बेचैन, अधमरी सी, निश्चेष सी कई दिन कोने में बैठी रही। वह कई बार भागकर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाई रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्राय जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन वह आम से उतरी ही थी कि कजली, जो अल्सेशियन कुतिया थी, वो सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोट से प्रहार किया। परिणामतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कलह कोलाहल का द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया ना जा सका। परंतु उन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है, वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा अब प्रतीक्षा में दुकेली ही है। आषाढ़ में जब आकाश में मेघाच्छन्न हो जाता है, तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी आकाश की डाल पर अपनी केका को तिरतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। तो बच्चों, महादेवी वर्मा जो कवित्री है इस पाठ की, वो पक्षी प्रेमी मानी जाती है। जीव जंतुओं को रखना उनकी आदत है, उनका प्रेम है, तो उसी पर आधारित वो अपनी रचनाएं लिखती हैं। इसीलिए उन्होंने मोर के ऊपर, जिसका नाम नीलकंठ रखा, ये रचना लिखी और पक्षियों के स्वभाव के बारे में बताया। इस पाठ के माध्यम से उन्होंने समझाया कि पक्षियों का भी अपना अपना अलग स्वभाव होता है और मोर किस तरह के स्वभाव का पक्षी होता है, इसका वर्णन उन्होंने इस अध्याय के माध्यम से किया। तो बच्चों, अध्याय कैसा लगा? ये मुझे पसंद आया। ये पता होगा मुझे पूरी तरह कि आपको पसंद आया ये अध्याय। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।